नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही होगी। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत करता हूं मैं आपका आज की नई वीडियो और मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। और यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 1 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के समय काल की, यानी कि इस चैप्टर में हम किस समय काल के भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, तो इसमें हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के समय काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि उस समय भारत में कौन कौन से राज्य थे, उन राज्य में किन किन राजाओं ने शासन किया और उन राजाओं के शासन में किस तरीके की वहाँ पर अर्थव्यवस्था थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जाननी जरूरी है, जिससे कि आपका बेस बन जाए इस चैप्टर को समझने के लिए। तो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था वह था हड़प्पा सभ्यता का, जिसका समय काल था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और इस चैप्टर का समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इसमें लगभग 1500 वर्षों का अंतराल है और इस लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के कई भागों में विकास हुए। अगर हम उन विकासों की बात करें तो उसमें सबसे पहला विकास होगा कि सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन कर दिया था। और दूसरा विकास होगा कि उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां भी अस्तित्व में आ गई थी। यानी कि अब जो लोग हैं वे कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे थे और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा था। तीसरे विकास में हम बताएंगे कि अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आ रहे थे। यानी जो लोग मर जाते थे उनका अंतिम संस्कार नई नई विधियों से किया जाता था। अब देखिए, जो हमने अभी विकास की बात करी है वह था चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के समय काल के बीच का। लेकिन जो आपका यह चैप्टर है जिसका समय काल है 600 से पूर्व से 600 ईस्वी, इसमें भी कई परिवर्तन हुए, इसलिए इसको परिवर्तन कार्यकाल माना जाता है। अगर हम उन परिवर्तनों की बात करें तो सबसे पहले परिवर्तन में हम बताएंगे कि आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। दूसरे परिवर्तन में हम बताएंगे कि सिक्कों का विकास भी इसी समय काल में हुआ था। तीसरे परिवर्तन में हम बताएंगे कि लोहे के उपयोग में भी वृद्धि इसी समय काल में हुई थी। चौथे परिवर्तन में हम बताएंगे कि बौद्ध और जैन धर्म जैसी विचारधाराओं का विकास हुआ। अब देखते हैं हमारा सबसे पहला विषय, जो कि है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला विषय होगा। तो देखिए, प्रिंसेप कौन थे। प्रिंसेप, इनका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1830 के दशक में ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, जो कि प्राकृत भाषा के अभिलेखों और सिक्कों में लिखी गई थी। अब जेम्स प्रिंसेप को उस अभिलेख और सिक्कों में प्रियदर्शी नाम का एक शब्द दिखा। प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है उसे जान लेते हैं। तो प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति, यानी कि वह व्यक्ति जिसका जो मुख है, जिसका जो चेहरा है वह बहुत ही सुंदर हो, है ना। और साथ में कहीं कहीं पर एक राजा का नाम लिखा था, जो कि थे राजा अशोक, जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि प्रियदर्शी शब्द राजा अशोक के लिए उपयोग किया जाता होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा विषय, जो कि है 16 महाजनपद। तो सबसे पहले हम जनपद का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। तो जनपद से अभिप्राय उस भूखंड से है, यानी कि उस भूमि के टुकड़े से है जहाँ पर लोग पैर रखते हैं और वहीं पर ही बस जाते हैं, यानी कि वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ थे, इन दोनों में महाजनपदों के नाम एक समान नहीं थे, अलग अलग थे। लेकिन कुछ नाम थे जो कि थे एक समान। अब उन एक समान नामों की अगर हम बात करें तो उसमें हम बताएंगे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। तो जिससे कि इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह जो महाजनपद थे वह महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अब देखते हैं हमारा तीसरा विषय, जो कि है महाजनपदों की विशेषताएं। अगर हम सबसे पहली विशेषता की बात करें तो उसमें हम बताएंगे कि प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी थी। अब वह किलेबंद क्यों थी? तो वह किलेबंद इसलिए थी ताकि कोई दुश्मन राज्य उस पर आक्रमण ना कर पाए, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि यदि किसी
साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा कर लिया जाता था तो वह पूरे साम्राज्य पर ही कब्जा माना जाता था। दूसरी विशेषता में हम बताएंगे कि अधिकतर महाजनपदों पर राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन गण और संघ नाम के जो महाजनपद थे वहाँ पर समूह शासन था, जिसे हम ओलिगार्की भी कहते हैं। और समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, यानी इसमें एक से ज़्यादा राजा हुआ करता था एक ही महाजनपद का। और जो राजा थे वे अधिकतर क्षत्रिय वर्ग से हुआ करते थे और इनका काम था किसानों और व्यापारियों से कर तथा भेंट वसूलना और धन के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना। अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की तो उसमें हम बताएंगे कि कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना बना ली थी, लेकिन जो बाकी बचे राज्य थे वे अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। यानी कि जब सेना की जरूरत होती थी जब ही सैनिकों के लिए भर्ती निकाली जाती थी, और जो कि कृषक वर्ग से नियुक्त होते थे। अब देखते हैं हमारा चौथा विषय, जो कि है 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। यानी कि जो हमने अभी 16 महाजनपद पढ़े हैं उसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। तो देखिए 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जिसे हम आज के समय में बिहार के नाम से जानते हैं, वह एकदम सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। अब इसके कई कारण हैं। अगर हम पहले कारण की बात करें तो उसमें हम बताएंगे उपजाऊ भूमि। यानी मगध की जो भूमि थी वह बहुत उपजाऊ थी, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी, जिससे कि खदान के मामले में आत्मनिर्भर थे। दूसरे कारण में हम बताएंगे लोहे की खदान। यानी मगध में लोहे की खदानें भी थी, जिससे कि औजार और उपकरण आसानी से बनाए जा सकते थे। तीसरे कारण में हम बताएंगे जंगली क्षेत्रों से हाथी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और जो हाथी थे उस समय सेना के एक अभिन्न अंग थे। यानी हाथियों का उपयोग सेना में बहुत किया जाता था। और चौथे कारण की अगर हम बात करें तो वह होगा गंगा नदी और उप नदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। और पांचवें कारण में हम बताएंगे कि बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों के अनुसार मगध शक्तिशाली महाजनपद इसलिए बना क्योंकि वहाँ पर कई महत्वाकांक्षी राजाओं ने शासन किया था, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। देखते हैं मगध की राजधानी के बारे में। तो मगध की 2 राजधानी हुई थी। जो मगध की सबसे पहली राजधानी थी वह थी राजगृह, जिसे वर्तमान में हम राजगीर के नाम से जानते हैं, और इसका अर्थ होता है राजा का घर। लेकिन 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इसकी राजधानी बन गई पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में हम पटना के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमारा 5वां विषय, जो कि है एक आरंभिक साम्राज्य। तो इसमें हम एक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में। इनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने इनको शिक्षा दी थी, और जब ये राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य तो इन्होंने अपने गुरु को, यानी कि जो कौटिल्य थे, इनको अपना मंत्री बनाया। और मौर्य साम्राज्य पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, और बाकी भारत के भी अधिकतर क्षेत्रों में ये फैला हुआ था, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मौर्य साम्राज्य कितने बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ साम्राज्य था। जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हो, जो आपको स्काई ब्लू एरिया दिख रहा होगा वह सभी मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल था। और मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने राजगद्दी संभाली, और बिंदुसार के बाद आए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग पर भी विजय पाई थी, जिसे हम आज के समय में उड़ीसा के नाम से जानते हैं। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ से भी पहले कई शासक हुए थे, लेकिन आपको अभी 12th के लेवल पे उन सब के बारे में जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हमारा 6ठा विषय, जो कि है मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोत। यानी जो हमने इतना कुछ अभी पढ़ा है मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसकी जानकारी हमें कैसे मिली, इसके क्या स्रोत हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा लिखित स्रोत। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में हम मूर्तिकला बता सकते हैं। जो मूर्तिकला थी मौर्य साम्राज्य की, वह एक अद्भुत कला थी, और इससे एक साम्राज्य की पहचान होती है। अगर हम उदाहरण लें किसी भी एक मूर्ति का, तो उसमें हम अशोक स्तंभ का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी की गई थी, और आज इस चिन्ह को एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना रखा है भारत ने। और इस पे एक चक्र भी बना हुआ है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अब वह अशोक चक्र हमें किस चीज़ की प्रेरणा देता है, इसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं लिखित स्रोत, यानी ऐसे स्रोत जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखित में जानकारी मिलती है, जैसे कि मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के समय में भारत में आए थे,
और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। दूसरी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तीसरा लिखित स्रोत था बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथ। और चौथा जो लिखित स्रोत था वह था अशोक के अभिलेख। और ये जो अशोक के अभिलेख थे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था, क्योंकि इससे हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और अशोक वह पहला राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था। अब देखते हैं हमारा 7वां विषय जो कि है अशोक के धम्म। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अशोक वह पहला राजा था जिनने धम्म का प्रचार किया था अभिलेखों के माध्यम से। तो ये धम्म क्या है? तो धम्म से अभिप्राय उन नैतिक शिक्षाओं से है जो कई धर्मों से ली गई थी, जिनमें ज़्यादातर बौद्ध धर्मों से ली गई थी। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों के प्रति उदार व्यवहार और दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना जैसी नैतिक शिक्षाएं शामिल थी। और अशोक का यह कहना था कि यदि कोई भी व्यक्ति इन धर्मों के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है तो उसका आने वाला जन्म और ये जन्म दोनों अच्छे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मुझे आपको जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।